Hello student, this is Rui Khan and in this video we are going to discuss a very important topic that how you are going to practice for mains answer writing. Student, it always happen that we have a lot of knowledge about law, बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर आंसर में डालना समटाइम इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड समटाइम इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी इस स्मॉल से वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और मेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसको डील करें, कैसे एक परफेक्ट आंसर रिप्रेजेंट कराएं and then we were able to get the good marks, right? So first of all I'm just here going to give you some of the information like कि अगर आप मीन्स राइटिंग करते हो तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको समझने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेंस के आंसर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो देन फर्स्ट थिंग इज दैट प्लीज रिमेंबर हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन, right? Because nature of question is something which is very beneficial for you if you are able to understand कि मुझे इसको कैसे डील करना है। नेचर ऑफ क्वेश्चन व्हेन आई एम सेइंग अबाउट दैट कि अगर आपको कैटेगराइजेशन कराऊं मैं क्वेश्चंस को तो आप इसको ऐसे कैटेगरी करो। फर्स्ट थिंग इज दैट कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बेरेक प्रोविजन से, राइट? सेकेंडली व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज लाइक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, राइट? प्रॉब्लम बेस्ड, आप इसको इलस्ट्रेशन बेस्ड भी कह सकते हो, इलस्ट्रेशन बेस्ड, राइट? एंड देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इट केस लॉ बेस्ड। एक तो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये होती है जो आपको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है एंड फाइनली अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइक दिल्ली जुडिशरी, we are talking about हरियाणा एंड एमपी ऑल्सो, देन दे वांट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू, तो वो आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप ऐसे बोल सकते हो दैट दीज आर द क्वेश्चन विच आर एनालिटिकल इन नेचर, राइट? तो आप इसको ऐसे बोलो कि यस दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज एनालिटिकल इन नेचर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड हेयर। जब भी आप मेंस के लिए प्रैक्टिस करो तो आप देखो कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका नेचर क्या है। क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, whether it is a problem based question or it is merely a analytical or fact based question। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे होगे then please remember हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाती है। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करो तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इसको आप फैक्ट बेस्ड आंसर से कंपेयर नहीं कर सकते। और यही रीज़न होता है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमको इसको डील कैसे करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, सपोज इफ देयर इज सेइंग देयर इज अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो कैन यू से इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? नो। कैन यू से इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन? नो। इट इज सिंपली अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच बाय विच एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर वांट्स टू नो फ्रॉम यू are you able to understand that particular legal provision and the legal provision related to this question given under section 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो अब आप एसएमई का सेक्शन 13 उठाकर देखो, अगर वो आपसे डायरेक्टली वहां पर यही लिखा है ऑल द ग्राउंड्स, यू नो ऑल द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, तो डिवोर्स के जो भी ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 में एज वन बाय वन आराम से आप इसको अगर पढ़ोगे तो आप उसी प्रोविजन की हेल्प लेके इस आंसर को कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट डालना नहीं होता, बस आपके पास सेक्शन 13 के वो सारे प्रोविजंस क्लॉजेस होने चाहिए। So this is something which is very plain in nature, direct question है, it mean that you just directly is move toward that particular legal provision and try to sort out the provisions in that answer। मैं बताऊंगी आपको कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है। आई एम जस्ट गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंडली क्वेश्चंस होते हैं आपके जो कि प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन पेनल कोड में ले लो या आप इंडियन एविडेंस का कोई ले लो या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ का कोई क्वेश्चन ले लो, वहाँ पर आपको एक उसी पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन का इलस्ट्रेशन एज इट इज़ दिया होगा एंड देन दे विल से कि डिसाइड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट। अब सपोज करो आप सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस की बात करते हो जिसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में दिया गया है, उसमें इलस्ट्रेशंस भी बहुत सारे दिए हैं। अगर सेक्शन 8 या 9 या किसी भी इंडियन एविडेंस एक्ट में जिसमें इलस्ट्रेशन दिए हैं वहाँ से उन्होंने एज इट इज़ इलस्ट्रेशन दे दिया एंड देन आपसे पूछा कि डिसाइड करो व्हाट्स योर ओपिनियन,
ओके। तो ये आपका होता है प्रॉब्लम बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड, या फिर हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल दैट प्रेजेंटली कोई लैंडमार्क जजमेंट अभी आया होगा, उस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपने वर्डिक्ट में रेशियो दिया होगा, तो माइट बी पॉसिबल वो आपको एज इट इज कोई रेशियो की वो 2 लाइन दे देंगे, एंड देन दे विल एक्सपेक्ट टू यू कि आप इसका आंसर करो। सपोज राइट टू privacy इज अ फंडामेंटल राइट, एंड नाउ दे आर सेइंग सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू। अब आप सोचो कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, ये स्टेटमेंट जस्टिस पुत्ता स्वामी जजमेंट से आया। तो अब इसको लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डायरेक्टली मूव टुवर्ड आर्टिकल 21 एंड एनी अदर्स आर्टिकल्स। यू विल हैव टू स्टेट कि जो आप पूछ रहे हो, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दैट दिस इज रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओके, दैट इज माई कंसर्न। The third one is that is fact based question, or you can say also analytical or hypothetical situation. You know, whenever you are going to open the previous year question paper of Delhi Judiciary, I'm sure that you are aware of that. Delhi Judiciary especially क्या करता है कि वो आपको एक fact based story देते हैं, that is long, more than 100 and 200 words even then. अब इतने लॉन्ग स्टोरी में वो आपको पूरा एक फैक्ट, एक स्टोरी रखते हैं कि ऐसा हुआ एंड आफ्टर दैट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसाइड करो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। सो वो जो प्रॉब्लम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करने का भी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। यू डोंट नीड टू डायरेक्टली स्किप टू द पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन ऑफ द केस लॉ। आपको उस एनालिटिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के हर इंपॉर्टेंट इश्यूज को अपने आंसर में एड्रेस करना होता है। सो दीज आर द समथिंग विच आई वाज ट्राइंग टू से इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि whenever you are going to first for the mains answer, please remember, first of all read the question carefully and then decide what kind of question this is given. So it's mean if it is a direct question, you will have to move simply a different strategy. If you are feeling that yes, it is a illustration based, case law based, problem based question, then you will have to apply a different approach. What approach I am going to discuss in detail later on. And another thing is that whether this is a whole story, this is the fact based question, then you will have to deal in a different way. Okay, so this is the first thing that you need to understand. Please let me make it very clear. Nature of the question आपको समझ में आना चाहिए. Now the second thing is that I always say to my students कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, ऑलरेडी आप पे बड़ा प्रेशर होता है, you don't know कि how to focus this question, and this is something which is very important that you forget that length of the question क्या है. So this is something which is important कि आप जब question को पढ़ रहे हो, at the same time, same moment of time when you are trying to understand the nature of question, at the same time you will also try to understand please कि इस question का nature क्या है. Is it a short question, right, which is a very brief question? It is you can say the medium question, or you can say it is a long detailed question. सो ये भी आपको तुरंत की तुरंत समझ लेना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप ये नहीं देखोगे और आपने लिखना चालू कर दिया तो ये आपके दूसरे आंसर्स पे इफेक्ट भी डालता है, एंड ऑलवेज हैपन इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो प्लीज रिमेंबर, शॉर्ट मीन्स व्हाट? शॉर्ट मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वो, and then they are expecting you to give the answer on that particular question. Okay, and then they are saying about this 10 marks question which needs your efforts, which is more than short but less than the detailed answer. Another thing is the detailed question which is asked, which is very long in that nature, might be possible that is 15 to 20 marks weightage is there, right? तो ऐसे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो. सम स्टूडेंट सेज मैम 2 नंबर का भी होता है तो क्या करेंगे? सो आई एम जस्ट टेकिंग द ऑन एन एवरेज रेशियो कि जो शॉर्ट होगा वो अप टू 5 मार्क्स आप इसको शॉर्ट में कैटेगराइज कर लो, अप टू 10 मार्क्स आप मीडियम ले लो, एंड देन लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन दैट इज 15 to 20 मार्क्स. नाउ अब अगर आपको पता है कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इट इज डायरेक्ट, इट इज इलस्ट्रेशन बेस्ड, इट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. Secondly, you also understood that yes, it is a only short question, it is a medium question, it is a long and detailed question. Then now please start to effort on that. अब आपको करना क्या है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अब देखिए आपको क्वेश्चन करना है. सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट की बात कर लेती हूँ. दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे आपका शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको स्ट्रेटजी क्या लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
अब आप शॉर्ट क्वेश्चन का सोचो, प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑलवेज एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू कि क्वेश्चन बहुत कुछ आप एफर्ट कर लेते हो अगर आप समझ लेते हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बिकॉज जनरली इट हैपन्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, इट हैपन्स दैट जब भी आपको कोई फेवरेट टॉपिक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल दैट यू आर रीडिंग अबाउट प्रियम्बल, राइट, या यू आर रीडिंग अबाउट रेस जुडिकाटा या FIR, कोई भी ऐसा पॉपुलर टॉपिक आपको मिलता है, देन आप ग्रेजुअली आप कहते हो कि भाई टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ है, इमीडिएटली यू स्टार्ट राइटिंग। दिस इज समथिंग विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। सो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, दिस इज द सेकंड थिंग, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि इस क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा दैट दे आर आस्किंग यू अबाउट प्रियम्बल, बट एक्चुअली दे डोंट, they are asking something which is connected to the preamble, but they want your extra efforts on that particular question. तो ये चीज जो आप हमेशा ध्यान रखोगे, जो स्टूडेंट करते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा, you start writing, you solve that question, and when you came out from that examination hall you become astonished कि ये मैंने क्या कर दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप बता कुछ रहे हो, एंड द सेम हैज हैपेंड इन द अर्लियर एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि एक्सेप्शंस क्या हैं और आप उसके जनरल प्रोविजन बताने में लगे हुए हो। सो दिस काइंड ऑफ issue should not be there when you are efforting to that answer. That is what, read the question carefully, that is first thing. Secondly, that चाहे वो short हो या long question हो, आप अगर direct question कर रहे हो तो please remember there must be the introduction. Introduction is something which is very important. It is a key to understand. Actually it is a key to understand. जब एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करते हैं तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि इन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखा है, वेदर दे एक्चुअली अंडरस्टूड द नेचर ऑफ क्वेश्चन या फिर ऐसे ही टू एंड फ्रो दौड़ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, आप अपने इंट्रोडक्शन को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ विच इज डायरेक्टली एड्रेस टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, राइट। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हमेशा नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे बदलेगा। अगर शॉर्ट है तो इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट लिखो, लॉन्ग है देन यू कैन टेक द लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंट्रोडक्शन इन वन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन आपका 50 वर्ड्स का भी हो सकता है, ओके, इंट्रोडक्शन आपका 75 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। जब भी आप कोई आंसर को इंट्रोड्यूस करते हो, प्लीज़ रिमेंबर आप उसमें क्या-क्या बता सकते हो। जब आप इंट्रोडक्शन में बताओगे तो उस पर्टिकुलर लीगल प्रोविज़न, जो लीगल प्रोविज़न के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है, आप उसको बताइए, ठीक है? उसके बाद उसका लीगल अप्रोच, यानी अगर वो किसी लीगल मैगज़िम से रिलेटेड है, तो आप लीगल मैगज़िम को रेफ़र करो, इट विल बूस्ट योर आंसर। आपने अगर डॉक्ट्रिन, आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन पे तो एक प्रॉपर डॉक्ट्रिन है, तो प्लीज इंट्रोड्यूस इट दिस डॉक्ट्रिन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आप डॉक्ट्रिन को भी बता दो, एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन कि इंडिया में इसकी अप्रोच क्या है। यानी जब आप इंडिया की बात करते हो किसी भी पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन की, इट इज़ बेटर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल टच ऑल्सो। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अपने आंसर की इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी डालोगे, बिकॉज इट विल श्योरली इनहेंस योर मार्क्स। बिकॉज एग्जामिनर को लग जाता है कि आप लिख रहे हो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पर, लेकिन आपको पता है कि दिस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक दो लाइन होता है जिसको आप वहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसको भी डाल दो। इन दैट वे यू कैन कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन, राइट। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या डालोगे, आप इंट्रोडक्शन में उस क्वेश्चन को एड्रेस करोगे, and then you will try to take a legal provision, legal maxim or doctrine. You can also add the constitutional jurisprudence, and after that you can take the second part of the question. So now introduction के बाद जो आपका second part of the question आएगा वो क्या होगा, that is main body, right, main body of the question. तो मैं आपको एक कंप्लीट शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में बता रही हूँ, बट एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन लॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज शॉर्ट में तो आपको छोटा छोटा ब्रीफ में आइडिया देना होता है, लॉन्ग में प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज व्हाट। मेन बॉडी जो होगी, मेन बॉडी में आप क्या क्या बताओगे, मेन बॉडी में आप लीगल प्रोविजन बताओगे, राइट, और उसमें जो कुछ आप लिख सकते हो, जैसे एज एग्जांपल आई सेड द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13. So you are elaborating again and again all of these provision. Please remember, you don't need to stick toward the bare act language. तो bare act language पे stick नहीं होना है आपको, but yes, अगर आप bare act language के वो कुछ particular terms होते हैं
अगर वो वहाँ मेंशन करोगे तो उससे इफेक्ट अच्छा पड़ता है। तो आपको कंप्लीटली डायरेक्ट लैंग्वेज को नहीं डालना, बट यस उसके जो टर्म्स होते हैं उनको डालोगे तो इट रिफ्लेक्ट्स योर आंसर अ लीगल लैंग्वेज, जिसे आप कहते हो लीगल लैंग्वेज में आप उसको यूज कर सकते हो। तो डायरेक्ट आई वुड से नो, बट यस लीगल लैंग्वेज तो यूज करेंगे आप। जैसे सपोज यहाँ पर एमपी जुडिशरी है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप वहाँ पर बेयरक लैंग्वेज लिखो, वो हमेशा चाहते हैं अपने आंसर्स में। बट वही है ना कि बेयरक बहुत टफ होता है, आप कहते हो मैम इसको रिटेन कैसे करें, सारी चीज़ें लर्न कैसे होंगी। तो यू कैन टेक ओनली दैट पर्टिकुलर टर्म्स ऑफ द बेयरक प्रोविजन विच आर इसेंशियल, अदरवाइज यू कैन मॉडिफाई दैट लैंग्वेज विच इज फॉर विच यू आर कंफर्टेबल विद। तो इसको आप कर लो। एंड देन जो आपका मेन बॉडी है, उस मेन बॉडी में सारे लीगल प्रोविजन के साथ साथ यू कैन चेंज द पैरा ऑल्सो। आप इसमें केस लॉज भी डाल सकते हो। केस लॉज विच मीन्स टू से आप इसमें लैंडमार्क डालोगे, ऑब्वियसली इट इज। एंड साथ ही साथ कोई अगर रीसेंट डेवलपमेंट है तो रीसेंट अगर कोई केस आपको याद है तो आप वो भी डाल दो। यू डोंट नीड टू टेक लॉट्स ऑफ जजमेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट जो 3 4 5 6 जजमेंट एक साथ रिफर कर देते, तो डोंट नीड टू डू दिस। बस एक लैंडमार्क डालो, आप एक रीसेंट डालो, और यहाँ से आप इसको बेटर आंसर कर सकते हो। But please remember, again and again I'm saying, substantiate your content with the question which has been asked. After that, the something which is very important, that is conclusion. कंक्लूजन आपका अच्छा बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन इज द की टू अंडरस्टैंड कि आप लिख के आ रहे हो, इन द सेम वे कंक्लूजन एट एक्चुअली द क्रक्स बाय विच द एग्जामिनर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सही डायरेक्शन में काम किए हो कि नहीं। आपने इंट्रोड्यूस तो क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, यू आर अप्लाइंग द लीगल प्रोविजन ऑल्सो, बट माइट बी पॉसिबल कि आप उस लीगल प्रोविजन के प्रोवाइजो को पढ़ के नहीं आए थे। दैट इज वॉट आपने जनरल रूल लगा के उस प्रॉब्लम का आंसर लिखा है। सो दैट इज वॉट कंक्लूजन जो होता है वो आपका ब्रीफ समरी होती है आपके मेन आंसर की। सो दैट इज वॉट डायरेक्ट क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन डालो, मेंस का जो आपका जो मेन बॉडी है उस मेन बॉडी में डायरेक्टली अपने लीगल प्रोविजन को डालो। Direct is not necessary, but yes, legal provision can be added here. You can also conclude this answer in as stronger way as you can. Right now, this is the strategy which I'm talking about. Direct question. Now, अब आप आ जाओ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे। राइट, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपके होते हैं, आप इसको कह सकते हो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि अक्सर आप करते हो और आपको करने भी होते हैं। देन केस लॉ बेस्ड, यहाँ पर आई वुड एडवाइज ओनली वन थिंग। देखिए प्लीज रिमेंबर कि जब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस करते हो तो प्लीज रिमेंबर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वो किसी ना किसी सेक्शन से रिलेटेड होगा। उस सेक्शन में दिए गए इलस्ट्रेशन पे अगर बेस्ड है तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू डायरेक्टली कनेक्ट योर आंसर विद दैट पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन विच इज प्रोवाइडेड इन द लेजिस्लेशन। तो आप उस डायरेक्ट उस प्रोविजन को, अगर वो बी क्लॉज में दिया था तो आप लिखो कि दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एग्जामिनर को आप बता दो कि आपने जो मुझे प्रॉब्लम दी है, मैं उसकी जो मेन रूट है उस पर मैं पहुंच गया हूँ, पहुंच गई हूँ, आई एम एक्सेसिबल, आई कैन पुट द सेम इलस्ट्रेशन हेयर ऑल्सो। तो आप इलस्ट्रेशन को डायरेक्टली रिफर करो, आप जिस प्रोविजन की बात कर रहे हो उससे रिफर करो, एंड देन धीरे धीरे आप एक्सप्लेन करोगे ग्रेजुअली। जब आप एक्सप्लेन करते हो तो फिर आप उसी लीगल प्रोविजन से एक्सप्लेन कर दो। प्लीज रिमेंबर कि भाई इस सेक्शन में ये चीज़ें दी गई हैं और इस इलस्ट्रेशन में इस लीगल प्रोविजन के वो सारे इसेंशियल एलिमेंट टच कर रहे हैं। So अगर all the essential elements are included in that problem, that yes, it is the answer would be in the same manner. तो उसको आप लिख दो जो कि लीगल प्रोविजन है। इसके अलावा अगर आपको इमीडिएटली एग्जामिनेशन हॉल में या यहाँ जो भी टेस्ट कर रहे हो आपको याद आता है कि इसमें तो एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी है जिसमें इसी टाइप के इलस्ट्रेशन को और एक्सप्लेन किया गया है, तो वोंट बी इट बेटर क्या आप उस केस को भी लिखो। यस, तो यस इट इज, तो आप उस केस को भी मेंशन कर दो। उस केस लॉ से आपका आंसर और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को जब आप स्टार्ट करते हो, यू शुड एड्रेस द क्वेश्चन केयरफुली, यू शुड टेक द ब्रीफ इशू कि भाई जो आपका प्रॉब्लम है उसके जो इशू है वो हमने डील करें ऐसे, वो डायरेक्ट प्रोविजन कनेक्ट करो, उसको धीरे से एक्सप्लेन करो साउंडली विथ साउंड प्रोविजन। इफ देयर इज एनी केस लॉ, यस यू कैन ऐड केस लॉ एंड देन कंक्लूड कर दो। तो ये आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। आप प्रॉपरली कंक्लूड कर दो। तो hereby according to these facts and circumstances taking the help of this legal provision
It is concluded that this person has not committed the offense under section 302 of IPC. ओके, सो इन दिस वे आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. तो ऐसे अपनी बात को क्लैरिटी के साथ कंक्लूड कर दो. इसीलिए कहते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को जब भी करो तो उसके कंक्लूजन में ये चीज एकदम एक्सप्लेन कर दो, प्रॉपरली वेल मेंशन कर दो कि व्हाट इज माय ओपिनियन इन दैट रिगार्ड. ठीक है, I hope you are trying to understand that. Then finally, which is fact based question. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विच एज आई एम सेइंग सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम आती है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में ही आती है. बिकॉज आपको इट इज़ हैविंग टू इश्यूज. एक तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये, राइट आप कहते हो कि पूरा क्वेश्चन अगर हमने पढ़ने में अपना एफर्ट्स डाल दिया तो टाइम ही चला जाएगा. दूसरी बात है सम टाइम इट्स हैपन कि आपको समझ नहीं आता कि इसमें मेन इश्यूज क्या है, कौन कौन से वो इश्यूज हैं जिनको हमें डील करना है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है कहाँ पर यहाँ. तो ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशली वैसे हमसे इनके दिल्ली जुडिशरी बहुत ज़्यादा इनको एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन को पूछते हैं. इसमें आपको ये ध्यान रखना है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीड द होल सिनेरियो वेरी केयरफुली. आप उस पूरी स्टोरी को प्रॉपरली पढ़ो. यू शुड हैव अ पेंसिल विद योर हैंड और उसमें आप अंडरलाइन कर दो कि भाई मेन इशू तो यहाँ पर हो रहा है. और आपको पता है कि यहाँ पर इशू आपको पता हो जाएगा जब कोई एडमिट या डिनाई करेगा तो आपको समझ में आएगा कि एक कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट और दूसरा कह रहा है कि नो कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन डन. तो इसका मतलब क्या है, अगर दूसरा वाला कह रहा है कि माई कंसेंट वॉज नॉट फ्री, फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इट्स मीन दैट दोनों को इशू में मिलाओगे तो क्या निकलेगा. इशू ये है वेदर देयर इज अ ट्रांजैक्शन विच इज अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. तो आप इशू को फ्रेम करो कि इशू को देखो प्रॉब्लम है कहाँ, क्या प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच. तो ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसका इशू अगर आपको समझ में आता है देन ट्राई टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दीज इशूज प्रोवाइडेड अंडर द प्रॉब्लम, राइट. तो इसका मतलब जो भी फैक्ट बेस्ड स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और उसमें आपको बोला जाता है कि डिसाइड करो, तो उन क्वेश्चंस में आप पूरे पैराग्राफ को केयरफुली रीड करो. केयरफुली रीड करने के बाद देखिए कि व्हाट इज द इशू इन दिस प्रॉब्लम. ट्राई टू कंसोलिडेट ऑल ऑफ दीज इश्यूज टुगेदर. एक रफ में आप लिख लो, इनमें आपको रफ जरूर करना होता है तो इसमें आप रफ कर लो कि कौन कौन से इश्यूज हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड. अब देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया कि एक कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दूसरा कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, द इशू हैज़ बिन रेज दैट माय कंसेंट वाज नॉट फ्री. इसके बाद कहते हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था. एंड आफ्टर दैट कहते हैं कि सर मेरे साइड से तो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है. तो अगर ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कुछ ना कुछ रिलीफ मांग रहा होगा. तो यहाँ पर आप ये भी देखो कि क्या जो प्लेंटिफ है या जो पर्सन है जो आपसे रेमेडी मांग रहा है इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन में, या जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर रिलीफ होना चाहिए, तो इज इट ट्रू और नॉट. तो वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एनालिटिकल क्वेश्चंस में देखो कि आपके अकॉर्डिंग इन सारे प्रॉब्लम्स के इश्यूज को पढ़ने के बाद व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट बेस. आपको क्या लगता है, हाउ कैन यू जस्टिफाई. एंड इफ यू वांट टू टेक अ जस्टिफिकेशन प्लीज रिमेंबर यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉ, है ना. तो आपको अब लॉ की हेल्प पड़ेगी. तो क्या आपको ये नहीं देखना होगा कि कौन कौन सा लॉ यहाँ एप्लीकेबल है. इज इट इंडियन एविडेंस एक्ट, यस. इट इज सीआरपीसी, यस. इट इज आईपीसी, यस. जो भी, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. फिर आप कहोगे कि कौन से वो प्रोविजंस हैं जो यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, किनकी मैं हेल्प ले सकता हूँ. तो वो सारे प्रोविजन आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए. तो ये जब आप स्टार्टिंग में ये इस पे वर्क कर रहे हो तभी ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी कि एनालिटिकल क्वेश्चन में फर्स्टली you have read the question very carefully, you have find out what are the issues behind it. Next thing is what kind of legal provision you can include to resolve this question. अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि भाई लीगल प्रोविजन तो ये है जिनको मैं इसमें अप्लाई करूंगा, देन आई विल ट्राई टू टेक द बेस्ट आंसर. देन यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ केस लॉज. इसके बाद अगर आपके पास कोई केस लॉज है, दिस is the main thing which will add on your marks, which will enhance surely your marks. तो analytical questions में आप legal provision को डालो, it's good, it's fine, but the thing which is also important that please remember case law भी important है. आपको केस लॉ भी डालने होते हैं बिकॉज कोई ना कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क या रीसेंट जजमेंट होगा जिसका रेशियो आपकी उसी स्टोरी पे बेस्ड होगा. मैं आपको फिर से एक बात बता दूं
कि वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एनालिटिकल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज टेक इट इनटू योर माइंड कि ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है ये किसी ना किसी रिसेंट केस में या लैंडमार्क केस में इसी तरीके के फैक्ट रहे होंगे। तो अगर आपने ये चीज समझ ली, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यस आई एम एबल टू कैच इट, मुझे समझ में आ रहा है कि ऑल दिस फैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द मनखान सिंह जजमेंट, all these facts are taken from that particular judgment which I have read carefully, है ना, आर वर्सेस एम्परर, कोई भी जजमेंट, आर वर्सेस रिचर्डसन, तो वही आपको समझ में आ गया कि केस वो है, लीगल प्रोविजन ये है। इन सब को कंसोलिडेट करने के बाद आप अपना आंसर शुरू कर दो। सो इंट्रोडक्शन आप दोगे, यस इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आपका ये जो इंट्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से डिफरेंट होता है। वाई? Because in this introduction you just want to emphasize that yes, I have read this whole story carefully and now I'm able to understand what the question is talking about. So address आप करो इस question को, that is something which is important. समझ में आई ना? तो एनालिटिकल आंसर्स में आपको ये देखना होता है इंट्रोडक्शन में कि हमने इसका इसका जो पूरी प्रॉब्लम है उसको समझ लिया है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस दिस सिचुएशन इन ब्रीफ, अंडरस्टैंड? तो इसको क्वेश्चन को एड्रेस करो ब्रीफ में, ये डिफरेंस होता है जो मैं आपसे चाह रही थी आके आप समझो कि वाई आई एम सेइंग कि जब भी आप मेंस का आंसर लिखो तो डिफरेंशिएट कर लो कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। रीजन इज दैट कि उसका जो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होता है उसका आंसर डिफरेंट होता है इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर आपको ब्रीफ कनेक्ट करना होता है उस फैक्ट स्टोरी से जिस पे आप आंसर लिख रहे हो, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हेन यू एड्रेस द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नाउ प्लीज इश्यूज आप यहाँ पे फाइंड आउट करो, प्लीज पैरा चेंज करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप पैरा चेंज करते हो, प्लीज डोंट राइट द आंसर्स इन लाइंस, लाइंस में नहीं पैराज में लिखे जाता है, पैराज में मार्जिन छोड़ा जाता है, ये भी बात याद रखिए आप। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आपने इश्यूज बना दिए कि ये क्वेश्चन ये प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, देन टेक द हेल्प ऑफ लीगल प्रोविजन। अब आप देखो कि जो आपकी प्रॉब्लम जो इशू है उनमें कौन कौन से लीगल प्रोविजन है जो आप कनेक्ट कर सकते हो, कौन से वो सेक्शंस हैं जो आप यहाँ कवर कर सकते हो। सो यू इफ यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल दीज लीगल प्रोविजन यू शुड ग्रेजुअली टेक ऑल दिस प्रोविजन एंड देन ट्राई टू कनेक्ट इट। इसके बाद जब आपने लीगल प्रोविजन भी एड ऑन कर दिए, अब आप कहाँ जा रहे हो? अब आप जा रहे हो कंक्लूजन की तरफ कि आप अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या होना है, क्या यहाँ पर कन्विक्शन होगा, क्या यहाँ पर एक्विटल होगा, जो भी नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है। तो मैं एक आपके लिए सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग दैट एग्जांपल। आपने लीगल प्रोविजन बता दिए, अब और भी अच्छा ये होगा कि आप केस लॉज भी रिफर कर दें कि किस केस लॉ की स्टोरी ये कनेक्टेड है, एंड देन यू कैन टेक द सोल्यूशन, राइट? तो एनालिटिकल में आपको अपना ओपिनियन मतलब विद द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आपको बताना है कि यहाँ पर होना क्या है, इस सिचुएशन में क्या होगा, एंड यू विल हैव टू टेक द कंक्लूजन इन दैट रिगार्ड। तो पहले आप ग्रेजुअली ओपन करोगे कि इन लीगल प्रोविजन को कनेक्ट करने के बाद सिचुएशन ये है, and then you will conclude your answers in very brief but in very clear words ki according to the taking this help of these legal provision and the ratio of Supreme Court judgment, finally it is proved that this particular person has not committed an offense within the meaning of section 302 of IPC, right? तो आप ऐसे conclude कर दो इसको properly इसको, and then you can add the answer. So this was the whole scenario which I was talking about कि अगर आपको क्वेश्चन लिखना है मेंस का और आपको प्रैक्टिस करनी है, then how can you practice for the mains answer, right? So in this way I'm going to give you a brief of this whole story कि whenever you are going to attempt for mains answer, please remember mains answer is not you know the strategy जिसमें आप lightly ले लो। इसमें यही चीज़ होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जब आप पेपर पे उस इन्फॉर्मेशन को डालते हो तो आप कई सारी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। जैसे आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम खत्म हो गया, आपने तो क्वेश्चन को समझा ही नहीं, क्वेश्चन ने पूछा कुछ था लेकिन आपने लिख दिया कुछ, या फिर आप कह रहे हो कि अरे ये तो रीसेंट केस लॉस था, वो तो मुझे बाद में याद आया, पहले पता नहीं चला, या फिर आप इंट्रोडक्शन नहीं दिया, कंक्लूजन नहीं दिया। सो एनीवेज इन दिस वे you just first of all first point which I'm saying, please read the question carefully. This is first thing which I'm talking about. Then how will you understand it? Try to understand the nature of question. Is it a short question? Is it a long question? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना एफर्ट डालोगे। शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतनी सारी मेहनत थोड़ी ना करनी है आपको, शॉर्ट में लिखना है, प्रॉपरली लिख दो 5 मार्क्स में।
But if it is a long, then you will have to put extra efforts. Now, second thing, you will try to understand the nature of question. Is it an analytical question? Is it a direct question? Is it a problem illustration based question which is simply written in your bare act? So, in this way, when you understood all of this thing, then start writing. How you are going to start writing? Please remember, first of all, try to give the introduction which needs to be very impressive. आपका इंट्रोडक्शन जितना इंप्रेसिव होगा, एग्जामिनर तभी इंटरेस्ट लेगा आपके आंसर को चेक करने में, अदरवाइज दैट पर्सन विल नॉट टेक। बहुत सारी कॉपीज रखी हुई हैं, क्यों आपकी कॉपी चेक करेगा? एवरेज नंबर दे देगा 3 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो दैट इज समथिंग। इंट्रोडक्शन आपने अच्छा डाल दिया। मेन बॉडी में आप प्रॉपरली उसको अरेंज करो। राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर, राइटिंग बहुत खूबसूरत नहीं लेकिन साफ-सुथरी लिखो, समझ में आनी चाहिए। आपने मेंस लिख दिया, मेन बॉडी लिखी। अगर आपको कोई केस लॉज़ आ रहे हैं, आपने पैराग्राफ चेंज करके केस लॉ का रेशियो डाला, केस लॉ को अंडरलाइन किया। साइटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी राइट इन कंप्लीटली, बट एटलीस्ट उसका ईयर लिख दो आप, है ना? इसके बाद आपने केस लॉ लिख दिया, कंप्लीट कर दिया। कंक्लूज़न बहुत बेटर ढंग से लिखो कि अकॉर्डिंग टू टेकिंग दिस हेल्प ऑफ दिस लीगल प्रोविज़न, आई एम अप्रोचिंग टू दिस आंसर। Okay, so these are all the something which I was trying to take for you to as a help, because I know you all are very sensible. You are working hard to attempt for judiciary examination, but if you are taking all these consideration together, it will surely make you help. So all the very best. Try to make a practice and again, because practice is something there is a no substitute for that. Okay, all the best. Thank you so much.